तो हेलो एंड वेलकम बैक यू ऑल गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो जो होने वाली है ये होगी उत्तराखंड पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि जो मेंस आंसर राइटिंग होती है उसमें आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान देनी है। ऐसी 12 मुख्य बातों के बारे में हम जानेंगे जो आपको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ध्यान देनी है। जैसा कि आप लोगों की ओर से क्वेरीज़ भी मेरे पास लगातार आ रही थी कि हमें मेंस आंसर राइटिंग के बारे में कुछ बता दीजिए। तो एक सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आऊँगी जिसमें मेंस आंसर राइटिंग से रिलेटेड सारी मुख्य बातें कवर होंगी। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, आंसर लिखने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों आपको मैं बताती चलूँ कि मैंने 2 अपर पीसीएस के मेंस लिखे हैं, उनमें से एक मेरा क्लियर भी हुआ है। इसी के साथ मैंने लोअर पीसीएस का मेंस भी दिया है, आरओ एआरओ का भी मेंस दिया है, दोनों मैंने क्लियर भी किए हैं। तो मुझे मेंस आंसर राइटिंग का भी अच्छा खासा अनुभव है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे 12 ऐसी मुख्य बातों की जो आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से ध्यान रखनी है, और साथ ही हम ये देखेंगे कि हम एक अच्छा आंसर कैसे लिखें, एग्जामिनर को हम इम्प्रेस कैसे करें और अच्छे मार्क्स हम कैसे लेके आएं। दोस्तों जो राइटिंग्स होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे आपने ब्लॉग राइटिंग देखी होगी, लोग इंटरनेट पे ब्लॉग्स लिखते हैं, वैसे ही आपने यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम दिए होंगे, वहाँ आपने आंसर राइटिंग की होगी। लेकिन जो यूपीएससी या फिर यूकेपीएससी या पीसीएस जैसे एग्ज़ाम होते हैं, इनमें जो आंसर राइटिंग होती है वो बिल्कुल अलग होती है। इन एग्जाम्स में आपको लिमिटेड टाइम के अंदर लिखना होता है, प्रॉपर शब्द सीमा के अंदर लिखना होता है। जैसे कि अगर हम यूकेपीएससी अपर पीसीएस की ही बात करें तो इसमें आपको टोटल 25 क्वेश्चंस लिखने होते हैं 3 घंटे के अंदर। तो आपके पास समय सीमा तो बहुत कम होती है, लेकिन आपको आंसर्स बहुत लिखने होते हैं। और 3 घंटे आपको सुबह लिखने होते हैं, 3 घंटे आपको शाम को लिखने होते हैं, क्योंकि आपका एक दिन में 2 पेपर होते हैं। ऐसे ही आपके फिर ये चलेंगे 3 दिन तक, तो आपको टोटल 4 दिन तक आपको इसी तरह से हेक्टिक आपका शेड्यूल रहेगा। तो इतने प्रेशर में आपको अपना एंड्योरेंस दिखाना होता है, जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट भी है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं ऐसी 12 मुख्य बातों की जो हमें मेंस के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ध्यान देनी है। वो ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें अपना करके हम अपने आंसर को इम्प्रूव कर सकते हैं और एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों जो मेंस का एग्जाम होता है बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि आपके पास कितनी नॉलेज है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने आंसर को कितना इफेक्टिवली लिख पा रहे हैं, दिए गए शब्द सीमा और टाइम लिमिट के अंदर आप उसे अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं या नहीं। तो इन चीज़ों को हमें बहुत ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं उन ऐसी 12 मुख्य बिंदुओं की ओर जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्प करेंगे। लेकिन पहले दोस्तों हम पिछले साल के एक पेपर को सैंपल के तौर पे देख लेते हैं कि किस तरह से पेपर आता है। तो ये आपके सामने जो है पेपर, ये है GS2 का पेपर, जिसमें गवर्नेंस और पॉलिटी वाला सेक्शन रहता है। देखिए पेपर जो है दोस्तों आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक है, तो आपके इसमें जो है 3 मेजर सेक्शंस होते हैं। इसमें आपके 4 मार्कर्स क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपके 5 प्रश्न आएंगे। उनकी जो शब्द सीमा होती है वो होती है 50 शब्द। उसी के साथ 8 मार्कर्स आएंगे 10 प्रश्नों के। उसमें आपकी जो वर्ड लिमिट होती है वो होती है 100 शब्दों की। इसी के साथ 10 मार्कर्स के क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे 10 प्रश्न, और वो होंगे आपके 150 शब्दों के। तो आपको टोटल 25 क्वेश्चंस करने हैं 3 घंटों में। तो आपको ध्यान रखने हैं कि आपके 4 मार्कर्स आएंगे, 8 मार्कर्स आएंगे और 10 मार्कर्स आएंगे। अब ये किस तरह से टाइम मैनेजमेंट आपको करना है एग्जाम हॉल में, कि किस क्वेश्चन को आपको कितना समय देना है। जैसे 8 मार्कर्स को कितना देना है, 4 मार्कर्स को कितना देना है, 10 मार्कर्स को कितना देना है। तो इस सब के लिए एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगी जिसमें हम विस्तार से जानेंगे कि हम इस पेपर को ब्रेक डाउन कैसे करेंगे और कैसे-कैसे हमको समय को बाँधना है, कैसे हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना है एग्ज़ाम हॉल में। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि यूपीएससी और पीसीएस जैसी परीक्षाओं में इफेक्टिव आंसर राइटिंग का कितना बड़ा रोल होता है आपकी सक्सेस डिसाइड करने में। आपको एग्जाम हॉल में क्लियर, कंसाइज और फोकस्ड प्रेजेंटेशन के साथ टाइम लिमिट के अंदर और वर्ड लिमिट के अंदर आंसर लिखना होता है। एक अच्छा आंसर तभी माना जाएगा जब वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग विकसित कर रहा होगा, प्रॉपर एनालिसिस के साथ दिया गया होगा और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ दिया गया होगा। साथ ही स्ट्रक्चर, बैलेंस, एग्जाम्पल्स और रेलेवेंस ये आपकी आंसर क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम जानते हैं कि 12 गोल्डन रूल्स जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो क्या हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहला जिसे मैं गोल्डन रूल कहती हूँ वो है ऑलवेज एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन।
यानी कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है आपको सिर्फ वही लिखना है, आपको इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है। आपको इन शब्दों पे ध्यान देना है, जैसे डिस्कस, इवेल्युएट, क्रिटिकली एग्जामिन, इलाबोरेट। ये जो शब्द होते हैं इन हर एक के अलग अलग मतलब होते हैं, तो आपको वही चीज एड्रेस करनी है जो एग्जाम में पूछी गई है। यानी हमेशा प्रश्न की मांग को ही संबोधित करना है, जो पूछा है उतना ही लिखना है आपको। कुछ बच्चे होते हैं जो दुनिया भर की गप लिखाते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है, एग्जामिनर को सिर्फ वही पसंद होता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें कि क्वेश्चन आता है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, तो आपको जो ये ग्लोबलाइजेशन शब्द है इसका अर्थ, इसकी डेफिनेशन, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपको केवल जो पूछा गया है वो लिखना है। आपको इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर लिखना है, यानी कि भारतीय कृषि में ग्लोबलाइजेशन का जो इफेक्ट है वो आपको लिखना है। आपको ग्लोबलाइजेशन की हिस्ट्री नहीं लिखनी। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमेशा क्वेश्चन की डिमांड को आपको एड्रेस करना है। दूसरा मुख्य बिंदु जो है वो है राइट मल्टी डायमेंशनल आंसर। अब मल्टी डायमेंशनल क्या होता है? जिसमें आपके कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल और एथिकल एंगल्स। तो ये सारे जो एंगल्स हैं आपको अपने आंसर्स में खोलने होते हैं। इसी को हम एक बहुआयामी उत्तर बोलते हैं। हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में एक ही चीज को स्ट्रेच करने लग जाते हैं, तो एक पॉइंट को आपको डेप्थ में एक्सप्लेन करने की जगह आपको क्या करना है, मल्टी डायमेंशनल आंसर लिख के आना है, यानी कि जो ये सारे एस्पेक्ट्स भी कवर करता हो। तो ये एक आपका अच्छा आंसर माना जाता है। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों वो है ब्रेक द क्वेश्चन इनटू कंपोनेंट्स। आपने देखा होगा कि कई बार क्वेश्चन काफी लंबा आता है, तो उसमें आपके 3-4 पार्ट्स होते हैं, तो उन पार्ट्स को आपको डिवाइड करना है। प्रत्येक क्वेश्चन के पार्ट को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हर एक का जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा वो अलग तरीके का हो सकता है, तो आपको हर एक का आंसर लिखना होता है। तो आपके सारे जितने भी सब पार्ट्स होते हैं उनको आपको ध्यान से पढ़ना है, यानी कि प्रश्नों को आप भागों में तोड़ें और हर हेडिंग को अलग से संबोधित करें। यानी कि जो प्रश्न के उपभाग होते हैं उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि मान लिया एक क्वेश्चन आया है, मान लिया कि एक्सप्लेन द चैलेंजेस एंड सजेस्ट सॉल्यूशंस, तो आपको इसमें क्या क्या करना है, आप देखो ये जो एक्सप्लेन द चैलेंजेस है ये एक पार्ट हो गया और सजेस्ट सॉल्यूशन ये सेकेंड पार्ट हो गया। तो ये जो 2 पार्ट हैं आपको अलग अलग संबोधित करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल इसको ही स्ट्रेच करने में लगे हुए हैं, इस पर आपने ध्यान ही नहीं दिया और सारा आंसर का जितना भी टाइम था वो आपने इस पर ही लगा दिया, तो आपको ये चीज नहीं करनी है। चौथी मुख्य जो बात है वो है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। आपको कभी भी कोई आंसर ब्लैंक छोड़ के नहीं आना है, कोई भी प्रश्न को खाली नहीं छोड़ना है। चाहे आपको थोड़ा बहुत भी कुछ उसमें एक एवरेज आंसर लिखना आता हो, आप उसे लिखेंगे। अच्छा है कि आपको 4 में से, चलो ठीक है, आधा मार्क्स भी मिल जाता है तो क्या बुराई है। वो अच्छा नहीं है ना कि आपको 4 में से कुछ भी ना मिले, बाकियों ने क्या पता 4 में से 2.5 या 2-3 तक खींच लिए हों, है ना। तो आपको देखना है कि आप एक एवरेज आंसर उसमें लिख पा रहे हैं या नहीं। ऐसा नहीं करना कि आपको गप लिख के आनी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको उसके इर्द गिर्द थोड़ी भी अगर नॉलेज है तो आप अपने आंसर को जरूर लिख के आए, उसको आप खाली ना छोड़ें। कम से कम एक स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन तो आप देकर ही आए, ठीक है। तो अगला जो बिंदु है वो है यूज सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकेबलरी। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकेबलरी क्या होती है? विषय विशेष शब्दावली जिसको हम कहते हैं। जैसे आपने पॉलिटी में देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी कि हम हिंदी में जिसे संवैधानिक नैतिकता कहते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद। ऐसे ही इकोनॉमी में अगर हम लेते हैं तो काउंटर साइक्लिक पॉलिसी हो गया, इन्फ्लेशन टारगेटिंग हो गया। ऐसे ही अगर हम ज्योग्राफी में लें तो प्लेट कन्वर्जेंस हो गया, ओरोग्राफिक रेनफॉल हो गई। तो ये सब जो शब्द होते हैं इनको हम बोलते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकेबलरी, यानी कि आपको पर्टिकुलर इन शब्दों को भी वहाँ लिख के आना है। अब आप अपने आंसर में गप लिख के नहीं आ सकते ना, आपको कुछ कुछ शब्द जो हैं उस टॉपिक से, उस प्रश्न से रिलेटेड होंगे, तो उनको आपको जरूर पॉइंट आउट करना है। तो अगली जो ध्यान देने योग्य बात है वो है राइट इन सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। आपको सरल और छोटे वाक्यों में लिखना है। आपको लंबे चौड़े पैराग्राफ नहीं लिखने हैं। आपको क्रिस्प आंसर देना है, अच्छा आंसर देना है, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो।
क्योंकि आप खुद देखिए ना, आप एग्जामिनर बन के देखिए एक बार, आप सोचिए कि मैं एग्जामिनर हूँ, मेरे पास एक कॉपी आई है और वो ऐसे लंबे चौड़े पैराग्राफ्स में लिखी हुई है, तो आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में? बिल्कुल नहीं। वहीं एक दूसरी कॉपी आई है जिसने पॉइंट वाइज दिए हैं, बुलेट पॉइंट्स दिए हैं, फ्लो चार्ट बना रखा है, तो वो आपको देखने में अच्छी लगेगी ना। तो आप एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से देखिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सिंपल और शॉर्ट रखना है अपना आंसर, ठीक है। अब अगली जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि यूज डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स। जहां भी संभव हो सके इन चीज़ों का यूज़ कीजिए। जैसे ज्योग्राफी में आप मैप्स बना सकते हैं, इकोनॉमी में फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, एनवायरनमेंट में साइकिल्स बना सकते हैं, गवर्नेंस में आप प्रोसेस डायग्राम्स बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके आंसर को काफ़ी प्रेजेंटेबल बनाती हैं। 8वां पॉइंट जो है वो है बैलेंस्ड आंसर राइटिंग। आपको एक्सट्रीम वर्ड यूज़ नहीं करने। आपका आंसर जो है बैलेंस्ड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और न्यूट्रल होना चाहिए। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, आपको एक्सट्रीम नहीं जाना। जैसे आपने अपने किसी आंसर में गवर्नमेंट की बुराई करनी चालू कर दी, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है, क्योंकि आप गवर्नमेंट के लिए ही काम करने वाले हैं। तो आप हमेशा अपने आंसर को बैलेंस्ड रखेंगे। अपने आंसर्स में आप प्रोज भी लिखिए, कॉन्स भी लिखिए, यानी कि आप उसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो भी लिखेंगे, नेगेटिव भी लिखेंगे, ताकि आपका जो आंसर है वो बैलेंस्ड बन के आएगा। जैसे किसी क्वेश्चन में आता है अपॉर्चुनिटीज़, तो साथ में उसके आप चैलेंजेस भी लिखेंगे, या किसी में चैलेंजेस आता है तो आप अपॉर्चुनिटीज़ भी लिखेंगे। तो आप दोनों साइड लेकर के चलेंगे। उसके बाद एक रीजनेबल कंक्लूजन पे आप आ जाएंगे। तो आपका जो उत्तर होना चाहिए संतुलित होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। दोनों पक्ष आपको दिखाने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप अपने आंसर के लास्ट में लिखेंगे, व्हाइल चैलेंजेस एग्जिस्ट विथ प्रॉपर रिफॉर्म्स इंडिया कैन हार्नेस अपॉर्चुनिटीज। तो इससे क्या लग रहा है, इससे आंसर में एक बैलेंस्ड अप्रोच नजर आ रही है ना। तो आपको यही करना है, अपने आंसर को हमेशा संतुलित बनाना है, किसी भी एक्सट्रीम को आपको पकड़ना नहीं है। अब अगला पॉइंट है एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन, यानी कि राइट व्हाट अदर्स वोंट, यानी कि जो अन्य लोग नहीं लिखेंगे आपको वैसा कुछ लिखना है, ठीक है। आपको एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है। एवरेज आंसर हर कोई लिखेगा, लेकिन आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जो अन्य से आपको आधा या 1 मार्क्स एक्स्ट्रा दिला दे, ठीक है। तो आपको ध्यान देनी है ये बातें कि आपको कमिटीज, रिपोर्ट्स, डेटा, इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स, कोर्ट केसेस, ये सब अपने आंसर में देने हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एड एलिमेंट्स। तो जैसे ARC रिपोर्ट हमने डाल दी है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का रेफरेंस हम दे रहे हैं, नीति आयोग के रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हो गए, या फिर कोई एग्जांपल जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो। तो इन चीज़ों को बोलते हैं एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन, यानी कि अन्य से थोड़ा अलग लिखना। बाकी इन पॉइंट्स पे हम आगे आने वाली वीडियोज़ में भी विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आप इसका टेंशन मत लीजिए। आपको मैं अपनी ओर से भी वैल्यू एडिशंस जो फाइल्स हैं वो प्रोवाइड करा दूंगी, जो मैंने यूज़ की थी, मेरे पास पड़ी हुई है। तो अगर वो आज के परिप्रेक्ष्य में भी रेलिवेंट हो पाती हैं तो आप उनसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको अपडेटेड मटेरियल भी मैं प्रोवाइड करा दूंगी जो आज के डेट में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वैल्यू एडिशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, यानी कि इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन जिसे हम कहते हैं। ये आपने लगभग सारे टॉपर से सुना होगा कि एक अच्छा इंट्रोडक्शन देना होता है, बॉडी लिखनी होती है और कंक्लूजन बैलेंस्ड अप्रोच के साथ देना पड़ता है। तो ठीक है, जैसे इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि सिर्फ 2-3 लाइंस में आपको कॉन्टेक्स्ट जो है डिफाइन करना होता है। बॉडी में आप डायमेंशंस डालते हैं, डायग्राम्स डालते हैं और एग्जाम्पल्स भी डालते हैं। वैसे ही आप कंक्लूजन में एक पॉजिटिव और फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन लिखते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है। इसके अलावा जो अच्छे स्ट्रक्चर के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो में लेके आऊँगी, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि अच्छा इंट्रो कैसे लिखा जाता है, कौन कौन सी चीज़ें आप इंट्रो में यूज़ कर सकते हो। जैसे आप अपने आंसर में उसके इंट्रोडक्शन में आप हुक लाइन यूज़ करोगे। हुक लाइन क्या होती है, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में लिखा तो एग्जामिनर अगर आपका इंट्रोडक्शन पढ़ रहा है तो इतना इंगेज हो गया कि आपका पूरा आंसर पढ़े बिना वो आगे नहीं बढ़ा, यानी कि उसको शुरुआत में ही बोरिंग नहीं लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, तो वो आपका पूरा आंसर पढ़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हुक लाइन उसको बोलते हैं जिससे एग्जामिनर का ध्यान खींचे। तो हम क्या समझे कि इंट्रोडक्शन में आपको कॉन्टेक्स्ट, बॉडी में एनालिसिस और कंक्लूजन में बैलेंस्ड समरी देना होता है, ठीक है। तो ये जो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की वीडियोस हैं वो मैं आपके लिए सेपरेटली लेके आऊँगी।
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यूज स्टेट रिलेटेड एग्जाम्पल्स वेर एवर पॉसिबल। अब आप क्योंकि दे रहे हैं यूकेपीएससी अपर पीसीएस, ठीक है, आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए स्टेट रिलेटेड एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जहां संभव हो उत्तर में अपने उत्तराखंड विशेष उदाहरण जरूर आपको जोड़ने हैं, ठीक है। जैसे उत्तराखंड की स्कीम्स हैं, कमिटीज हैं, चैलेंजेस, ज्योग्राफी, यहाँ की डिजास्टर्स, ट्राइब्स के बारे में, कल्चर, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए आप आपदा प्रोन हिमालयाज में डिजास्टर मैनेजमेंट के एग्जाम्पल डाल सकते हैं, और रबी खरी क्रॉप का इश्यूज जो है हिल्स में वो आप डाल सकते हैं, हिमालयन इकोलॉजी का रेफरेंस डाल सकते हैं। यहाँ की जो स्कीम्स हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, गौरा देवी कन्या धन योजना है, चिपको मूवमेंट है, वन पंचायत मॉडल है, ये आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस देखते हैं तो वहाँ इन चीज़ों को डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि एग्जामिनर को लगेगा कि आप इस स्टेट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, आपको काफ़ी पता है, तो आप यहाँ के एक अच्छे ब्यूरोक्रेट बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। लास्ट पॉइंट जो है वो है प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेबल लोकलाइज्ड सॉल्यूशंस रेदर देन जेनेरिक वंस। अब आपको क्या करना है, आपको स्थानीय और व्यवहारिक सुझाव देने हैं, यानी कि जो इस स्टेट से रिलेटेड हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जेनेरिक सॉल्यूशन नहीं देना, आपको लोकलाइज्ड सॉल्यूशन देना है, ठीक है, जो यहाँ के पर्सपेक्टिव से, इस स्टेट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हिल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल है, रिवर्स माइग्रेशन सॉल्यूशंस हैं, इको टूरिज्म फॉर लोकल इनकम है, रोड कनेक्टिविटी इन हिली टेरेन, वुमेन एसएचजीज इन कुमाऊं गढ़वाल है, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये स्थानीय चीज़ें हैं, तो स्थानीय चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्जाम्पल्स में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आपको जो बात ध्यान देनी है वो देनी है कि क्लैरिटी, स्ट्रक्चर, बैलेंस और रेलिवेंस ये हाई स्कोरिंग आंसर्स के पिलर होते हैं, ठीक है। एक अच्छा साफ सुथरा आंसर क्लैरिटी के साथ, एक स्ट्रक्चर्ड यानी कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन के साथ, बैलेंस्ड यानी कि प्रोज कॉन्स दोनों आपने यूज़ करने हैं, और यहाँ के लिए कितना रेलिवेंट है वो सब चीज़ें आपको देखनी है। तो आपके अच्छे मार्क्स तभी बनेंगे जब आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और अपने आंसर्स में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मेंस के लिए ये एक इंट्रो वीडियो था। इसके अलावा स्टेप बाय स्टेप हम हर वीडियोस में इनकी बात करते जाएंगे डिटेल में, तो आप ब्रॉडली इन चीज़ों को समझ गए होंगे। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप khabaribandhu.com इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। जितनी भी स्टडी रिलेटेड चीज़ें हैं मैं इस वेबसाइट पे अपलोड करती रहूँगी, तो आप इस वेबसाइट पे जा कर के हेल्प ले सकते हैं। आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड एजुकेशनल वेबसाइट जब तक का नहीं बन जाती तब तक आप इस वेबसाइट से हेल्प ले सकते हैं। तो ये जो PDF है ये मैं वहाँ अपलोड कर दूँगी, तो आप सारे सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही बात करेंगे, आपको ट्रेन करूँगी मैं कि आपको आंसर राइटिंग करनी कैसे है। आपको ये मार्केट में कोई नहीं बताएगा कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है, क्योंकि अनुभवी लोग ही आपको बता सकते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में किस तरह का माहौल रहता है, 3 घंटे आपको कैसा प्रेशर झेलना होता है, उस प्रेशर में आपको कैसे अपने माइंड को काम कंपोस्ट रखना है एक अच्छा आंसर लिखने के लिए। तो ये सब चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप हम अपनी वीडियोस में चर्चा करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियोस में जिनमें हम बात करेंगे इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन हमें कैसे लिखना है, और वैल्यू एडिशंस वाले जो पॉइंट्स हैं वो हम उन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर आप ये सब सीखना चाह रहे हैं तो मेरा इनिशिएटिव यही है कि आंसर राइटिंग में आपको सिखा दूं अच्छे से, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियोस में जिनमें हम स्ट्रक्चर को लेके बात करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।